हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एचबी टीचिंग ट्रैक में। और अब साइंस की क्लास आपकी चल रही थी और आज हमारा जो लेक्चर है वो 1.4 है। और अभी तक हमारे इसके 3 लेक्चर हो चुके हैं। ये हमारा कौन सा लेक्चर है? ये हमारा क्लास का 4th लेक्चर है। ठीक है, तो देख लेते हैं तेजी से हमने क्या क्या पढ़ लिया है और हमें क्या पढ़ना है और क्या पढ़ने से हमारा रह गया है। ठीक है, तो देखिए, जब आपको स्टार्ट की गई थी साइंस की क्लास तो आपको सबसे पहले चैप्टर्स दिखाए गए थे कि हमें सिलेबस में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। फिर जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं और तथा समीकरण, उसमें क्या क्या पढ़ना है ये हमने आपको बताया था। रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये कितने प्रकार की होती है, ये हो चुका है हमारा। अभिक्रिया तथा समीकरण में अंतर हमने लास्ट टाइम पढ़ा था। और विकृत गंधिता और संक्षारण हम पढ़ रहे थे कल, तो थोड़ा नेटवर्क एरर हुआ था, तो ये थोड़ा सा हो ही गया था, ये टॉपिक भी हो ही गया था लगभग, और रिवाइज कर लेंगे इसको हम। और आज हम सीखने वाले हैं समीकरणों को संतुलित करना और कुछ अदर क्वेश्चन हम इसमें देखने वाले हैं। यानी हमारा चैप्टर जो है समाप्ति की ओर है। कुछ क्वेश्चंस की क्लास और आएगी इसकी एक, बाकी हमारा ये चैप्टर जो है पूरा हो गया। उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, वो बता देंगे क्या कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हम। तो चलिए हम बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ जाते हैं। आपको दिखाई दिया था पीछे का सिलेबस सब। ये भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन हुआ था, ये एग्जाम्पल थे। ये अभिक्रिया थे तो उसके प्रकार चालू हो गया था, वियोजन, संयोजन, विस्थापन, द्वितीय विस्थापन, रेडॉक्स रिएक्शन। और उसके बाद ये माइंड मैप बनाया था, जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा उसका माइंड मैप बना दिया हमने कि इस तरीके से आपको ये टॉपिक पढ़ने हैं इसमें। ठीक है, और ये हमारी रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण में अंतर हमने कल बताया था। तो रासायनिक अभिक्रिया एक वास्तविक प्रक्रिया होती है और रासायनिक समीकरण जो है वो अभिक्रिया को लिखने का एक तरीका होता है अक्षरों की फॉर्म में। ठीक है, तो जो रियल में हो रहा है वो अभिक्रिया है उस, और जो ये हो रहा है इसको हम अभिक्रिया भी कह सकते हैं, लेकिन ये इक्वेशन है। और जब ये दोनों साइडें बराबर हो जाती है तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाता है। फिर हमने विकृत गंधिता के बारे में जाना था, तो सीधी सी बात थी, वायु तथा नमी के संपर्क में आकर भोजन की गंध और स्वाद जो है बदल जाता है, यानी कि वो ऑक्सीकृत हो जाता है। इस रासायनिक अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। नाम में छपा हुआ गंध का बिगड़ना। ठीक है, तो ये हमारी डेफिनेशन थी, ये इसके प्रभाव थे और इसके ये कारण थे, और इसको रोकने के ये तरीके थे, किस तरीके से हम विकृत गंधिता से बच सकते हैं। तो एक अनपढ़ आदमी बता देगा, घर में पूछोगे, घर में मम्मी से पूछोगे कि हम खाने को सुरक्षित कैसे कर सकते हैं, तो वो बता देंगे फ्रीज में रखिए या ढक कर रखिए, या कुछ ऐसे केमिकल उसमें मिला देते हैं जिससे वो खराब नहीं होता। ठीक है, उन्हें हम कहते हैं, ऐसे केमिकल्स जिनको मिलाने से भोजन में खाना देर से खराब होता है उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट, यानी जिनकी उपस्थिति में ऑक्सीकरण की प्रक्रिया ना हो तो उनको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर ये बताए भी गए हैं, विकृत गंधिता को रोकने का उपाय ये लिखा हुआ देखिए, प्रतिऑक्सीकारक, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंटीऑक्सीडेंट। चिप्स या अन्य तेलीय खाद्य पदार्थों में, तेलीय मतलब जो तेल में तले हुए होते हैं, उन पदार्थों में क्या मिलाते हैं? BHA। एक केमिकल BHA होता है और एक होता है BHT, जैसे एंटीऑक्सीडेंट मिलाते हैं। ठीक है, आप कमेंट में बताना BHA की केमिकल में फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, ये एक ऑर्गेनिक केमिकल होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है। ठीक है, तो याद रखेंगे, अगर ऐसे पूछ ले एक ऑक्सीकारक का नाम बताइए तो शॉर्ट में याद रखेंगे BHA, कम से कम एक याद रहना चाहिए, और BHA की आपको फुल फॉर्म बतानी है। तो पहला तो ये हो गया तरीका, भोजन को खराब होने से बचाने के लिए क्या कर सकते हैं हम। तो एक तरीका हम आपको बता चुके हैं, ये पहला वाला तरीका हो गया। दूसरा है नाइट्रोजन गैस। जो पैकेट आते हैं चिप्स के या कुरकुरे के, उसमें हम नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। नाइट्रोजन गैस की अक्रिय गैस होती है, इसकी उपस्थिति में चीजें सीलती नहीं, खराब नहीं होती, जबकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में बहुत जल्दी सील जाती है। आपने देखा होगा, अगर आप कचरी की पॉलीथीन को अगर फाड़ दें तो वो कचरी जो मुलायम हो जाती है। वायुरोधी बर्तन में रखेंगे, यानी वायु ना जाए, क्योंकि वायु में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, वो पहुंच जाते हैं तो खाने की चीजें खराब हो जाती है। शीतलन, यानी फ्रीज में रख सकते हैं आप, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। ठीक है, ये काफी चीजें हैं, आपको सब पता ही है। ये हो गया था हमारा विकृत गंधिता। और अब आ जाता है हमारा कोरोजन, जिसे हम कहते हैं संक्षारण। संक्षारण वे रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें धातुएं वायु या नमी, वहां पर खाना खराब हो रहा था, यानी भोजन बेकार हो रहा था, या धातुएं बेकार हो जाती है। तो ये डेफिनेशन आ गई, धातुओं का वातावरण के संपर्क में आकर नष्ट होना। प्रभाव क्या होगा? घर, पुल, जहाज जो भी धातुओं के बने होंगे वो खराब हो जाएंगे, आर्थिक नुकसान होगा। एग्जाम्पल ये है, लोहे पर जंग लगना, तांबे की पर हरी परत बनना। दूसरा एग्जांपल ये था, चांदी का काला पड़ना। बचाव कैसे करेंगे सर? पेंट कर सकते हैं। गैल्वेनीकरण, गैल्वेनीकरण में क्या होते हैं ये अलग से पूछ लेते हैं। गैल्वेनीकरण से आप क्या समझते हैं? इंपोर्टेंट वर्ड है ये।
तो आपको बताना होगा धातुओं को संरक्षित करने के लिए या संक्षारण से बचाने के लिए हम धातुओं पर जिंक की एक परत चढ़ा देते हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। इन इंग्लिश दैट इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद है मिश्र धातु बनाकर धातुओं में मिश्र धातु बना देते हैं, तब भी खराब नहीं होती है आपकी। जैसे मिश्र धातु का एग्जांपल हम लेते हैं कांसिया। आपने नाम सुना होगा कांसिया, कहते हैं कांसी का सिक्का, तो वो कांसीय का सिक्का होता है, कॉपर और टिन से मिलकर बना होता है। यानी कॉपर और जिंक, इसमें दो मिश्र धातु होती हैं। ठीक है। अभी मिश्र धातु आपके धातु और धातु वाले चैप्टर में आ जाएगा आपका। तेल या ग्रीस लगाकर भी हम बचा सकते हैं, सब जानते ही, कॉमन तरीके हैं, सब गांव से जुड़े लोग हैं, सबको पता होगा। चलिए, ये हमारे टॉपिक जो हो गए थे पूरे हो गए थे। उसके बाद हमारे पास एक क्वेश्चन था, अभिक्रियाओं का संतुलित करना हम सीखेंगे। ठीक है। लेकिन कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए, अब सारी चीजें हम एक्स्ट्रा क्वेश्चन में पढ़ेंगे क्योंकि सिलेबस हमारा हो चुका है। तो देखिए यहाँ पर कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, लोहे के बुरादे पर यानी लोहे के पाउडर पर अगर हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल दें तो क्या होगा? तो देखिए डालता हुआ भी दिखाया गया है। ठीक है। ये लोहे का जो है चूर्ण डाल रहे हैं, हम पाउडर डाल रहे हैं, और ये एसिड लिया गया हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब इसमें हम डालेंगे तो गैस निकलेगी। कौन सी गैस निकलेगी? हाइड्रोजन गैस निकलेगी, क्योंकि आयरन जो है हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा, ये जिससे ज्यादा क्रियाशील होता है। ये कहां पता चलेगा क्रियाशील का? तीसरे चैप्टर में, धातु तथा धातु। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, जुग्न रात में क्यों चमकते हैं? इसमें पूछा था क्या होता है, तो हाइड्रोजन गैस निकलेगी। जुग्न रात में क्यों चमकते हैं? इनके पास एक स्पेशल केमिकल होता है। ठीक है। और वो केमिकल जो है रात में जो है क्या बोलते हैं, एक फ्लेम को जो है रिलीज करता है। तो ये लिखा हुआ देखिए, रासायनिक अभिक्रिया होती है इसमें एक बायोलुमिनेसेंस। तो पहले तो ये पूछेंगे कौन सी रासायनिक अभिक्रिया के कारण जुग्न रात में चमकते हैं, तो उसका जवाब हो जाएगा बायोलुमिनेसेंस। और पूछे क्या उसमें होता क्या है, तो उसमें ल्यूसीफेरॉन का जो ऑक्सीकरण होता है, ल्यूसीफेरॉन ऑक्सीजन से क्रिया करके, ल्यूसीफेरॉन ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बना देते हैं, एक फ्लेम बना देते हैं, और चीजें ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही जलती हैं। तीसरा है, वसायुक्त खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए क्या किया जाता है, तो वही एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था BHA। ठीक है। ये एक एंटीऑक्सीडेंट है। और एक कोमल एंटीऑक्सीडेंट यानी पदार्थ है हमारे पास, जो हम रसोइयों में भी होता है, उसकी उपस्थिति में भी भोजन देर से खराब होता है, नमक। तो नमक की उपस्थिति में भी जो है भोजन देर से खराब होता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास, ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का क्या अर्थ है? ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रिया का क्या अर्थ है, तो तेजी से समझ लीजिए। देखिए ऊष्मा का मतलब होता है हीट, गर्माहट, अपने शब्दों में कहें तो। छेपी का मतलब होता है निकलना, छेपड़ होना। ठीक है। और ऊष्माशोषी होता है एक वर्ड, ऊष्मा मतलब हीट और शोषी मतलब शोषण करना, यानी अवशोषण करना, एब्जॉर्ब करना। तो सिंपल सी बात ये कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती हैं जिनके होने के लिए ऊष्मा की आवश्यकता होगी। जैसे खाना बनाना कैसा है, खाना बनाने के लिए ऊष्मा की हमें जरूरत होगी, ऊष्मा को अवशोषित करना पड़ेगा हमें। तो वो कैसी अभिक्रिया हो गई? ऊष्मा शोषी हो गई, क्योंकि उसको ऊष्मा देंगे और भोजन जो है कच्चा भोजन जो है वो ऊष्मा को जो अवशोषित करेगा और फिर पक जाएगा। और एक आती है ऊष्माक्षेपी, इसमें ऊष्मा रिलीज होगी। जैसा आपने देखा होगा, सबसे सिंपल एग्जांपल आपके घरों में होता है, जब भी चूना वगैरह होता है तो आप खरीद कर लेकर आते हैं चूना खरीद कर लाते हैं और पानी में डाल देते हैं। जब जैसे ही पानी में डालते हैं चूने को, तो क्या है, हीट निकलती है, ऐसा लगता है उबलने लगा, बॉईल होने लगा ये। तो वहां पर क्या हो रहा है, ऊष्मा रिलीज हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है। तो यही डेफिनेशन हो जाएगी इसकी सिंपल सी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है? जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उन्हें ऊष्माक्षेपी या ऊष्मा उन्मोची अभिक्रिया कहते हैं। इसे छोड़ो, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। इंग्लिश में इसको हम क्या कहेंगे? इंग्लिश का वर्ड भी पता होना चाहिए, मैं यहीं को लिख देता हूं शॉर्ट में। ऊष्माक्षेपी यानी कि निकाल रहे हैं, तो एक्सोथर्मिक है। एग्जिट मतलब बाहर, एक्सोथर्मिक। थर्म मतलब वर्ड होता है हीट से, तो एक्सोथर्म हो रहा है। इसमें थर्मल एनर्जी बाहर जा रही है, तो इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं। एग्जांपल देखो, ये वही वाला है, बिना बुझे चूने की जल से अभिक्रिया। देखिए ये आप खरीद कर लेकर आते हैं चूना, जो खरीद कर लेकर आते हैं उसे कहते हैं बिना बुझा चूना। उसका रासायनिक सूत्र ये होता है। ठीक है। फिर वाटर से रिएक्शन करता है, L फॉर लिक्विड है, S फॉर सॉलिड। ये सॉलिड होगा, कट्टे में भर के लेकर आओगे आप, और ये बाल्टी में भर के लेकर आओगे।
दोनों को रिएक्शन कराएंगे और आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये हो जाता है बुझा हुआ चूना। तो ये भी याद रखने वाली बात है, आपसे चूने का सूत्र पूछते हैं, तो चूने का सूत्र जनरली पूछे आपसे तो आप क्या लिखेंगे ये, ठीक है। ये भी लिख सकते हैं तब भी गलत नहीं होगा, लेकिन ये कहा बिना बुझा चूना तो यही लिखेंगे। और बुझा चूना इसे बुझा क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें पानी डाल दिया तो ऐसा लग रहा है बुझ गया, लेकिन एक्चुअली बुझा हुआ नहीं होता, इस टाइम पे इसमें धुआं निकल रहे होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हीट रिलीज होगी, ये आ गई ऊष्मा, तो ये आपकी कैसी अभिक्रिया हो गई, ऊष्मा छेपी हो गई। चलिए ऊष्मा शोषी, जिसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एंडोथर्मिक, क्या कहेंगे हम इसको, एंडोथर्मिक रिएक्शन। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा का अवशोषण होता है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। उदाहरण के लिए ये ले लिया हमने कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, और इसको हम गर्म कर रहे हैं, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। तो ये दो चीजें बनाएगा, एक तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा जो कि आपको भी बता चुका हूं मैं, बिना बुझा चूने का सूत्र है ये, और दूसरा CO2 गैस रिलीज होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है इसमें CO2 गैस छिपी हुई है। ये गैस इस स्टेट में होगी, ये सॉलिड में, ये भी सॉलिड में। अच्छा, कैल्शियम कार्बोनेट भी आपने देखा होगा, मैं दिखा देता हूं, आपने नहीं देखा तो। कैल्शियम कार्बोनेट अगर आपको देखना है तो आपको सबसे पहले आपके स्कूल में चौक होते हैं, तो चौक का रासायनिक सूत्र भी यही होगा, कैल्शियम कार्बोनेट, चूना पत्थर, संगमरमर, ये यही केमिकल्स होते हैं सारे। तो एक तो चौक देखा होगा आपने, एक दूसरा देखा होगा अंडे का कवच। जब आप अंडा बॉईल कर लेते हैं, उसको छीलते हैं तो ऊपर से जो परत फेंक देते हैं वो भी आपकी कैल्शियम कार्बोनेट की होती है, ठीक है, व्हाइट होती है आपकी। इसके अलावा भी आपने देखा है, जब चूना हम दीवार पे फहरा देते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड फहरा दिया हमने दीवार पे, व्हाइट कर दिया, फिर वो इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आता है, इन्वायरमेंट में CO2 गैस भी होती है, फिर वो CO2 गैस से रिलीज हो रिएक्ट करके दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। जो वो पपड़ी जम जाती है जिस टाइम पे सूखने के बाद, वाटर उसमें से रिलीज हो जाता है, जो ये इसमें वाटर घुसा था, H2O घुसा था, फिर वो जो है वेपोराइज हो जाता है, यानी भाप बनकर निकल जाता है, और CO2 से क्या बोलते हैं, रिएक्शन करने के बाद वो कवच बना लेती है। आप इमेजिन करेंगे अंडे की कवच की तरह, फिर वो भी बन जाती है, तो वो भी आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। तो मैंने आपके आसपास 3 जगह दिखा दिया, चौक में मिल जाएगा, अंडे के कवच में मिल जाएगा, और दीवार पे जो चूना फहरा देते हैं सूखने के बाद जो पपड़ी बन जाती है वो भी कैल्शियम कार्बोनेट होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं समझता हूं आपको समझ में आ गया होगा। कैल्शियम कार्बोनेट है तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाएगी। चलिए, ये है आज का हमारा मेन टॉपिक, रिएक्शन को बैलेंस करना हम सीखेंगे। चलिए जल्दी से सीख लीजिए कैसे बैलेंस करते हैं हम। चलिए, बाकी इसका रिवीजन जब होगा फास्ट वाला लास्ट में, तो और एक्स्ट्रा क्वेश्चन हम ले लेंगे। अभी हमने सिर्फ बेसिक सिलेबस कराया है ताकि सारी चीजें आपके ऑलमोस्ट आ जाएं, तो आपको अच्छे से इस चैप्टर को तैयार कर लेना और पढ़ लेना। बेसिक अच्छा होगा, फिर एक्स्ट्रा क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजा आएगा एग्जाम टाइम में। चलिए देखिए कैसे बैलेंस करते हैं, मैं तरीका बता देता हूं क्या तरीका है इसको बैलेंस करने का। सबसे पहले हम बैलेंस करते हैं धातु। क्या बैलेंस करेंगे सर हम? सबसे पहले धातुओं को बैलेंस करेंगे। उसके बाद क्या बैलेंस करेंगे सर हम? अधातुओं को बैलेंस करेंगे। अधातु के बाद जो भी चीजें बची, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, ये वैसे वो भी अधातुओं में भी काउंट होती है, करेंगे। तो ये याद रखेंगे, पहले धातु बैलेंस करनी है, बात खत्म। ऑक्सीजन हाइड्रोजन लास्ट में करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले इस यहाँ देखिए धातु है कैल्शियम, इधर भी एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, बैलेंस है, ठीक है सर। नाइट्रोजन की बात करें, अच्छा नाइट्रोजन ना क्या करके पूरा एक बार में ग्रुप कहते हैं नाइट्रेट, तो इधर एक नाइट्रेट है, इधर 2 नाइट्रेट है, तो सर यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखेंगे, लगाएंगे आगे ही, यहाँ हमने 2 लगा दिया, ये दोबारा से लिख के बैलेंस कर सकते हैं आप। यहाँ 2 लग गया तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन उधर कितनी है देखिए 2, और इधर कितनी होगी 2, ये हो गई, और 2 ही हाइड्रोजन इसके अंदर है, देखिए 2 बाहर लगा हुआ है, तो 2 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन है। अगर ये 2 इधर लगा हुआ था तो कैल्शियम भी 2 हो जाते। अब हाइड्रोजन बढ़ाने पड़ेंगे इधर, क्योंकि इधर हाइड्रोजन ज्यादा हो गए, इधर हो गए 4, इधर है 2, तो हमने यहाँ पर 2 लगा दिया। अब जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाया होगा पूरा बैलेंस हो गया होगा, ठीक है। ऑक्सीजन ऑटोमेटिक बैलेंस हो गई होगी, 2 ऑक्सीजन इधर है, 3 दूनी 6, ये ऑक्सीजन कितनी होंगी 3 दूनी 6, और देखिए 2 3 6 ऑक्सीजन इधर भी है, अच्छा इधर 8 है, 3 दूनी 6 और 2 8, और 2 इसके अंदर है और 6 ये होगी, ये बैलेंस हो गई आपकी। चलिए आगे देखते हैं। ये वाली बैलेंस हो गई आपकी। उसके बाद आइए दूसरे वाले पे, देखिए सोडियम, इधर 2 है, धातु बैलेंस करेंगे। यहाँ सोडियम है धातु, इधर 2 सोडियम, इधर 1 ही, तो इधर 2 लगा दो, तुरंत हो गए बैलेंस। अब सोडियम के बाद सल्फेट, तो देखिए एक सल्फेट है, यहाँ पर भी एक सल्फेट है, ये भी बैलेंस है आपका, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचता आपका हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इधर 2 है और इधर हो गए 4, 2 इधर है और 2 ही इधर है, तो फिर आपको इधर बढ़ाने पड़ेंगे।
जैसे उधर 2 लगाएंगे तो ऑक्सीजन हो जाएंगे 2 और 2 ऑक्सीजन इधर आएगा, ये सल्फेट पूरा हो गया एक ग्रुप। लो ये भी हो गया बैलेंस, इधर भी 2 लगाना पड़ा आपको। अब आ जाइए इधर, इधर सोडियम एक है, इधर भी सोडियम एक है, बराबर है। दूसरी धातु है इसमें मरकरी, सिल्वर जिसको बोलते हैं, इधर भी एक सिल्वर है, इधर भी एक सिल्वर है। क्लोरीन भी एक है, क्लोरीन, ये बैलेंस है ऑलरेडी, ये ऑलरेडी बैलेंस है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं। हाँ बैलेंस करना ही चाह रहे हैं तो एक्स्ट्रा लगा देंगे। तो कैसे लगा देंगे, यहाँ को 2 लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 नाइट्रेट बनेंगे। जब यहाँ 2 नाइट्रेट बनेंगे तो आपको यहाँ भी 2 लगाना पड़ेगा, और यहाँ 2 लगाओगे तो फिर यहाँ भी। अगर बैलेंस करना ही चाह रहे हैं तो, लेकिन कर देते हैं, ऐसी रिएक्शन है तो कर देते हैं, डबल डबल कर तो क्या हो रहा है। चलिए बेरियम एक है, इधर भी एक है, सल्फेट एक है, इधर भी एक है, क्लोरीन उधर एक है, इधर 2 है, तो क्लोरीन को हमने 2 कर दिया, सॉरी इधर नहीं लगाएंगे, 2 लगेगा इधर। जैसे इधर हमने लगाया क्लोरीन को, 2H हो जाएंगे और H बैलेंस ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो ये हो गई आपकी, इस तरीके से हम संतुलित कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से भी आ जाता है, डायरेक्ट रिएक्शन हो भी होती है, आपको नंबर लगा के इसको बैलेंस कर देना होता है। कभी कभी हिंदी में लिख के देते हैं, दूसरा तरीका क्या, हिंदी में लिख के देंगे तो पहले आपको इसकी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, इसके लिए आपको रासायनिक सूत्र याद होने चाहिए, ये थोड़ा डबल पड़ेगा आपको। रासायनिक सूत्र बन जाएंगे तो फिर उसकी तरह आप रिएक्शन कर देंगे। जैसे मैं 2 करा रहा हूं, 2 आप खुद करना, ठीक है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला याद रखेंगे, ये होता है, अभी पीछे भी आया था, ये चूने का सूत्र था ये। कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र भी आपने देखा है, CO2, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एरो आ गया, क्या क्या बन रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, अभी देखा कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला। जो भी नए नए सूत्र आए लिस्ट में लिखते रहना। प्लस जल, जल का सूत्र आपको पता ही होगा, मैं समझता हूं, ये होता है HOH। चलिए अब इसको बैलेंस करते हैं हम, क्या करते हैं सर, अब इसको हम कर लेते हैं बैलेंस। तो देखो बैलेंस कैसे करेंगे, कैल्शियम एक है, ठीक है सर, OH 2 है, उधर भी 2 है, ये CO2 है, कार्बन एक है, इधर भी एक है, ऑक्सीजन कम बढ़ती होंगे, इधर 2 है और 2 इधर है, 4 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं, 3, तो सर यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब जैसे ही आपने यहाँ 2 लगाए तो काम खराब क्या हो रहा है, काम खराब ये हो रहा है कि 4 बैठ रहे हैं आपके, कितने बैठ रहे हैं, 4। अच्छा तो अब हम ऐसा कर लेते हैं, देखिए हाइड्रोक्साइड, ये 2 हाइड्रोक्साइड है यानी 2 OH, और देखिए 2 OH इधर हो गए, बैलेंस हो गया। फिर इधर 2 हाइड्रोजन आ गए आपके, और इधर हाइड्रोजन क्या है, फिर 2 है नहीं, और इधर CO2 हो गया, तो फिर आपको बढ़ाना पड़ेगा ये। इसको भी मैंने अगर 2 कर लिया तो ये कितना हो जाएगा आपका, 2 कैल्शियम, तो फिर इधर भी 2 करने पड़ेंगे आपको। अब देखो बैलेंस हुआ कि नहीं हुआ। अब ये कार्बन का काम खराब हो जाएगा, तो अगर हमने कार्बन 2 करे तो आपका जो है ऑक्सीजन का लेवल थोड़ा सा चेंजिंग हो रहा है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है इसमें, दोबारा देख लेते हैं इसकी। ज्यादातर कोशिश करेंगे कि आप पूरा ही नंबर यूज करें, जरूरत जब ज्यादा कंडीशन खराब हो तो आप हाफ या 1.5 यूज कर सकते हैं। तो देखिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला यही होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम की संयुक्ता 2 होती है तो ये 2 हाइड्रोक्साइड को पकड़ेगा, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला ये होता है आपका, और उसके बाद है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3, प्लस वाटर है, वाटर का मतलब होता है HOH यानी कि जल, H2O, ऐसे भी लिख सकते हैं हम। तो बात करें हम, कैल्शियम की एक है, इधर भी एक है सर, बैलेंस है पहले से ही। अगर हम O की बात करें तो O इधर हो रहे हैं 4 और इधर भी 4 है, ठीक है, और हाइड्रोजन 2, अच्छा बैलेंस ही है, ये बैलेंस ही है ये रिएक्शन भी, ठीक है। तो आप इसको एज इट इज लिखा रहने देंगे तब भी आपकी सही मानी जाएगी, बैलेंस सही है ऑलरेडी, पूरी रिएक्शन हो गई है, क्लियर है बात। बी वाले पे आ जाइए, बी वाले पे हमारे जिंक, जिंक का सिंबल होता है Zn, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर को कहते हैं Ag, और नाइट्रेट ग्रुप की बात आ जाए तो ये बनेगा नाइट्रेट, एरो लगा देंगे। फिर एल्यूमिनियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम की संयुक्ता होती है 3, तो ये 3 क्लोराइड पकड़ेगा, प्लस कॉपर, ठीक है, ये कॉपर आ गया आपका, नहीं गलत हो गया, कॉपर नहीं सिल्वर, ऊपर वाली कर रहे हैं ना। चलिए बारी करती है बैलेंस होने की, एल्यूमिनियम, अच्छा मिक्स ही हो गई, अभी मिक्स हो गई, जिंक नाइट्रेट आएगा, दोनों मिक्स ही होगी रिएक्शन। ऊपर वाला जिंक और सिल्वर नाइट्रेट तो सही है, इधर की साइड हमने नीचे वाली रिएक्शन की लिख दी, इसलिए मेटल अलग हो रही है। सेकेंड वाली रिएक्शन में जिंक नाइट्रेट बनेगा, और क्या बन रहा है, सिल्वर। तो ये विस्थापन अभिक्रिया है एक तरीके की, जिंक ने क्या कर दिया, जिंक ने सिल्वर को विस्थापित कर दिया और खुद लग गया, लेकिन जिंक की संयुक्ता होती है 2, तो ये 2 नाइट्रेट पकड़ेगा,
तो नाइट्रेट का हमें यह करना पड़ेगा होल ट्वाइस। जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ये बनता है आपका, जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला आपका ये बनेगा। अब नाइट्रेट 2 हो गए तो सर आपको यहाँ पर भी 2 लगाने पड़ेंगे, जी बिल्कुल 2 लगाने पड़ेंगे। अब सिल्वर 2 हो गए तो सर 2 सिल्वर यहाँ लगाने पड़ेंगे, जी बिल्कुल लगाने पड़ेंगे। जिंक बैलेंस है आपका ऑलरेडी, ठीक है। अब ये मत करना, ये बाद में तो 2 आपने लास्ट में लगा लिया, ये जिंक नाइट्रेट का फॉर्मूला ही होता है, ठीक है। डायरेक्ट आप जिंक नाइट्रेट बनाएंगे तो यही बनाएंगे होल ट्वाइस लगा के। तो जब ये बनेगा तो फिर आपको 2 नाइट्रोट इधर लेने पड़ेंगे। तो मैं ऐसा कहूँ, ये मैंने ये मिस्टेक करी, फिर मैं इसको एक ही कलर से लिखूंगा, क्योंकि जिंक नाइट्रेट जो बनता है आपका, जिंक नाइट्रेट का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो आपका लिखा जाता है जिंक ZnNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है। ये आपकी बैलेंस इस तरीके से हो जाती है। तो 2 रिएक्शन मैंने करा दी आपको, और ये 2 आपको जो है ट्राई करनी है, कोशिश करना, टाइप कर देना कमेंट में, ठीक है। इसकी सहयोगी मैं वहीं पर यस नो बता दूंगा। ये काम आपको हर हालत में करना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और हमारा ये चैप्टर जो है ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है। छोटे मोटे 2-3 एक्स्ट्रा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन वो हो सकते हैं, उनकी कोई लिमिट नहीं होती है। बाकी बेसिक सिलेबस हमारा पूरा हो चुका है। तो जिसने पिछले लेक्चर नहीं देखे, पिछली क्लासेस नहीं देखी, वो जरूर देखें। अच्छा, हमने अभी क्रियाओं के प्रकार पढ़े थे, तो ये भी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी भी अभी क्रियाओं के प्रकार है, लेकिन हमने लिस्ट में नहीं लिया। लिस्ट में क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये भी उसी टाइप के एग्जाम्पल है। देखो, ये संयोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, और ये वियोजन अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहाँ पर दो पदार्थ आपस में जुड़कर एक बना रहे हैं, यहाँ पर एक पदार्थ 2 में टूट रहा है। तो ये अलग से क्वेश्चन लिया है, इसलिए उसमें शामिल नहीं किया, क्योंकि उसमें उदाहरण के तौर पर हम रिएक्शन ले सकते थे, ठीक है। तो कैसी लगी आपकी आज की क्लास? उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी, और आप जुड़े रहे एचबी टीचिंग ट्रैक से, और आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी 2027 की बहुत ही अच्छी होने वाली है। थैंक यू।